सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत। इससे पहले हमने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और हैदर अली के विषय में पढ़ा। टीपू सुल्तान को कैसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का सामना करना पड़ा यह भी पढ़ा कि 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध और हैदर अली का सामना जो है सर आयर कुट से हुआ। इसमें हैदर अली की पराजय हुई, वो युद्ध में घायल हुआ और 1782 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। मजबूरी में उसके उत्तराधिकारी के रूप में टीपू सुल्तान को मैसूर का राज्य भी संभालना पड़ा और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को भी संभालना पड़ा। ठीक। और इसमें जो मद्रास का गवर्नर है मैकार्टनी, उसकी और टीपू सुल्तान के बीच में मंगलोर की संधि 1784 में। लेकिन जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यदि देखें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है जो बंगाल के गवर्नर को ज्यादा शक्तियां दी गई और मद्रास और बंबई के जो स्वतंत्र गवर्नर होते थे अब उनको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। तो निर्णय तो ले सकते थे लेकिन ये लागू तभी होता था जब बंगाल का गवर्नर उसे स्वीकृति दे देता था। तो जो मंगलोर की संधि हुई थी ये किसके द्वारा की गई? मद्रास के गवर्नर द्वारा की गई थी। लेकिन बंगाल के गवर्नर ने बोला कि लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है, जीतने के बाद भी, संधि के बाद भी वो अंतिम रूप से दोनों प्रांतों को खो देगा, इसलिए मंगलोर की संधि की शर्तों को मानना जरूरी नहीं है। और उन्होंने टीपू सुल्तान के ऊपर दूसरा युद्ध थोप दिया जिसे हम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानेंगे। अब हम टीपू सुल्तान के विषय में पढ़ेंगे। टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान 1782 से 1799 मैसूर का शासक, 1782 से 1799 ईस्वी तक बड़ा योग्य शासक। अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का जानकार, विदेशों में शिक्षा ग्रहण की, फ्रांसीसियों की मदद से श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब का गठन व उसका सदस्य बना। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्री में या वनडे एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैकोबिन क्लब का गठन किसकी मदद से किया गया था? टीपू सुल्तान ने। या जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन बना था? तो कौन बना था? टीपू सुल्तान। कहां किया गया था इसका गठन? श्रीरंगपट्टनम में। किसकी मदद से? फ्रांसीसियों की मदद से। मैसूर में भी एक काम किया उन्होंने, स्वतंत्रता का वृक्ष। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, स्वतंत्रता का वृक्ष। तो मैसूर में फ्रांस व मैसूर की मित्रता के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। कहां पर? मैसूर में, मित्रता के एवं। दूरदर्शी, उसे मालूम था कि आज नहीं तो कल मुझे
अंग्रेजों से युद्ध का सामना करना ही पड़ेगा। तो जहां हैदर अली क्या करता था, मराठों से और निजाम से मित्रता कर लेता था। मालूम है कि बार बार धोखा हो रहा है मुझे, लेकिन फिर भी वो उनसे मित्रता कर लेता था। टीपू सुल्तान ने इनका सहारा न लेकर विदेशी शक्तियों का सहारा लिया, विदेशों से मित्रता के हाथ बढ़ाए, और यही बिंदु है जिसके ऊपर टीपू सुल्तान की आलोचना की जाती है कि वो हैदर अली के जैसा कूटनीतिज्ञ नहीं था। पढ़ा लिखा था, समझदार था, सब कुछ था, दूरदर्शी था, लेकिन उसके अंदर हैदर अली जैसी कूटनीति नहीं थी। और तो उसने क्या किया, मराठों और निजाम के साथ संधि का हाथ नहीं बढ़ाया। हो सकता है कि इससे पहले मराठों ने धोखा दिया, निजाम ने धोखा दिया, और उसको लगा होगा कि ऐसे लोगों से मित्रता करने से कोई फायदा नहीं है, ये हो सकता है। लेकिन फिर भी इतिहासकार इस बात पे आलोचना करते हैं, उनको लगता है कि नहीं, यदि ये मराठों को और निजाम को यदि साध लेते तो शायद इनकी पराजय नहीं होती, ये बोला जाता है। तो दूरदर्शी कैसा, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, अरब, काबुल, अरब, काबुल, मॉरिशस, आदि देशों में दूतमंडल भेजे, इन देशों में कि भाई हमें आप लोगों की जरूरत पड़ सकती है, तो दूतमंडल उन्होंने कुस्तुनतुनिया, अरब, काबुल, मॉरिशस आदि देशों में उसने दूतमंडल भेजे। 1796 में नौसेना बोर्ड का गठन, 1796 में नौसेना बोर्ड का गठन, नौसेना बोर्ड का गठन। जब नौसेना बनाएंगे तो डॉकयार्ड भी बनाना पड़ेगा, नौसेना बनाएंगे तो डॉकयार्ड भी बनाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, देखो, फ्रांसीसियों की मदद से श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब का गठन, उसका सदस्य बनाया। मैसूर और फ्रांस की मित्रता के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। साथ ही उसने कुस्तुनतुनिया, अरब, काबुल, मॉरिशस आदि देशों में दूतमंडल भेजे। 1796 में नौसेना बोर्ड का गठन किया। और क्या किया उसने, डॉकयार्ड, कहां पर, मंगलौर, मेलोदाबाद, डाजीदाबाद में डॉकयार्ड की स्थापना, की गई। आधुनिक उद्योगों की स्थापना, और इससे अंग्रेजों की जो है जड़ें ली गई पूरी। ये अंग्रेज यहाँ पर क्यों टिके हुए थे, औद्योगिक क्रांति के कारण। ब्रिटेन में बना हुआ, उद्योगों से बना हुआ माल यहाँ लेकर आते थे और यहाँ बेचते थे, और यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे। सीधी सी बात है कि यहीं पर यदि वो उद्योग बनने लगे, कच्चे माल का यही इस्तेमाल होने लग जाए, तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और यहीं के लोगों को उसका लाभ मिलेगा, और अंग्रेज यही नहीं चाहते थे। तो आधुनिक उद्योगों की स्थापना मैसूर, मंगलोर, श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर, मंगलोर, श्रीरंगपट्टनम में लौह इस्पात उद्योग,
व वस्त्र उद्योग की स्थापना। और इसमें सहयोग किसका मिल रहा था उनको? फ्रांसीसियों का। सहयोग किसका मिल रहा था? फ्रांसीसियों का सहयोग मिल रहा था। और अंग्रेज उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाते थे, क्या? कि तुम मंगलोर की संधि का पालन नहीं कर रहे हो, मंगलोर की संधि का पालन नहीं कर रहे, तुम फ्रांसीसियों से मित्रता करते हो, हमारे खिलाफ साजिश करते हो, ये वो उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए और उनको एक नया युद्ध उसके ऊपर थोपा गया। जो साम्राज्यवादी लेखक थे उन्होंने क्या बोला था? साम्राज्यवादी लेखकों ने, ये क्वेश्चन भी बनता है, टीपू को क्या बोला था? सर आप बता सकते हैं? निधि नहीं पता, प्री का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा, पता होना चाहिए था। सर पता है पर याद नहीं आ रहा। सीधा साधा दैत्य, क्या बोला था? सीधा साधा दैत्य बोला था इसे। साम्राज्यवादी लेखक क्या बोलते थे इसे? टीपू सुल्तान को सीधा साधा दैत्य, सिंपल एंड प्योर मॉन्स्टर, सिंपल एंड प्योर मॉन्स्टर बोलते थे इसको, सीधा साधा दैत्य बोलते थे। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो उस समय बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स। ये रहा है 1773 से 1785 तक, 1773 से 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर। इसी के काल में क्या हुआ था? 1773 में क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। ये देखो बंगाल का गवर्नर तो 1772 में ही बन गया था, बंगाल का गवर्नर 1772 में बन गया था, लेकिन इसे शक्तियां कब मिली? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बोला कि बंगाल का जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल कहलाएगा, गवर्नर नहीं, वो क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल। कि दोनों जो गवर्नर थे वो उसके अधीन हो गए, दोनों जो गवर्नर थे उसके अधीन हो गए थे। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि इसने मंगलोर की संधि को मानने से इनकार कर, मंगलोर की संधि को मानने से इनकार कर दिया। 1785 में जब भारत से गया तो इसके ऊपर मुकदमा भी चला था, ब्रिटेन में जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर मुकदमा भी चला था। किस आधार पर? गबन। ये इस आधार पर इसके ऊपर मुकदमा चला, लेकिन 1795 में उसे बरी कर दिया गया। 1795 में इसे बरी कर दिया गया, 1795 में बरी कर दिया गया। हाँ देखो मुकदमा, ये कब तक गवर्नर रहा? 1773 से 1785 तक। 1785 में इसके ऊपर मुकदमा ब्रिटेन की अदालत में चला, ठीक। 1795 में उसे बरी कर दिया गया। 3 बातें बताई मैंने, ठीक। ये भी बताया कि इसने पेंडारियों का दमन वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और किससे संधि की थी पेंडारियों? सिंधिया से संधि की थी। और कर्नल स्लीमैन और भी है कुछ नाम, हम इसको अलग से पढ़ेंगे और डिटेल में। तो पेंडारियों का दमन, साथ ही इन्होंने जो है मराठों से संधि की थी। कौन सी? सालबाई की संधि 1782 मराठों से
सालबाई की संधि। लेकिन इन्होंने मंगलोर की संधि को मानने से इनकार कर दिया था और इनके स्थान पर कौन आया फिर? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इनके स्थान पर कौन आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। हमने पढ़ा लॉर्ड कॉर्नवालिस के विषय में कि 1793 ईस्वी में उसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। पढ़ा ना अपन ने? तो यही देखो ये युद्ध कब हुआ? 1790 के लगभग में, 1790 से 1792। तो इस समय कौन था भारत का गवर्नर जनरल? लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखना, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ था? तो मैसूर का शासक टीपू सुल्तान और अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। वॉरेन हेस्टिंग्स तो 1785 में चला गया था ना? हाँ, 1785 में चला गया था। तो अभी कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब कारण क्या है इस युद्ध का? इस युद्ध का कारण लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ और इस युद्ध का कारण हमने कुछ कारण पहले भी बता दिए। क्या बताए थे कारण? कि अंग्रेजों द्वारा या वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मंगलोर की संधि को स्वीकार नहीं करना। और दूसरा कारण क्या बताया था? टीपू सुल्तान पर आरोप लगाना, फ्रांसीसियों से गुप्त संधि का। तो इसका कारण, सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है अंग्रेजों द्वारा टीपू पर आरोप लगाना। टीपू पर आरोप लगाना कि उसने फ्रांसीसियों से गुप्त संधि कर ली है। क्या? कि अंग्रेजों द्वारा टीपू पर आरोप लगाना कि उसने फ्रांसीसियों से गुप्त संधि कर ली है। गुप्त संधि कर ली है। क्लियर हो गया ये? कि अंग्रेजों द्वारा टीपू पर आरोप लगाना कि उसने फ्रांसीसियों से गुप्त संधि कर ली है। और दूसरा कारण क्या? अंग्रेजों ने पहले ही, जो पहले हैदर अली करता था, क्या करता था? मराठों से और निजाम से संधि कर लेता था। तो अब ये चाल किसने खेली? अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने पहले ही मराठों व निजाम से संधि कर, पहले ही अंग्रेजों व मराठों से संधि कर ली थी। अब अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि अब तो हम सर्वे सर्वा हो गए, तो वो युद्ध कर रहे थे। और टीपू सुल्तान को ऐसा लग रहा था कि अब तो मेरा कोई है ही नहीं, ना तो मराठे ना निजाम। तो फ्रांसीसियों की ओर उनका झुकाव ज्यादा हो गया। और फ्रांसीसियों की ओर उसका झुकाव होना और अंग्रेजों को उसके ऊपर आक्रमण करने का बहाना, दोनों एक साथ में परिस्थितियां बन गई। अब तीन ओर से श्रीरंगपट्टनम को घेर कर, तीन ओर से श्रीरंगपट्टनम को घेर कर टीपू को संधि के लिए बाध्य किया गया। संधि के लिए बाध्य किया गया। अंग्रेजों द्वारा बारामूला, ये लाइन को हम बाद में लिखेंगे, पहले देखते हैं। तीनों ओर से
टीपू सुल्तान के ऊपर आक्रमण किया, घेर लिया उसे और संधि के लिए बाध्य कर दिया। अब तीनों ओर से कैसे, तीनों ओर से कैसे? तो एक तो मराठों की ओर से आक्रमण, दूसरा निजाम की ओर से नीचे हैदराबाद तरफ से, ठीक, और उत्तर से अंग्रेजों की ओर से। तो टीपू सुल्तान तो युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन उसके पास में कोई चारा भी नहीं था। और अंग्रेज चाहते थे कि टीपू सुल्तान क्या करे, इनसे संधि कर ले। अब अंग्रेजों की ओर से कितनी पार्टियां थी? तीन थी। एक मराठे, दूसरा निजाम और तीसरा अंग्रेज। अब एम तो पढ़ लिया अपन ने। पहले मद्रास की संधि 1769, मंगलोर की संधि 1784 और अब श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब टीपू सुल्तान बाध्य हो गया और उसने अंग्रेजों से 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली। श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली, कोई उपाय नहीं उसके पास में। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। तो इसमें अब शर्तें क्या थी? देखो शर्तें, श्रीरंगपट्टनम की संधि की शर्तें, और फिर ये तीनों को क्या मिला ये भी देखेंगे। तो देखेंगे कि युद्ध की राशि को, युद्ध की राशि या युद्ध का हर्जाना, युद्ध के हर्जाने की राशि, युद्ध के हर्जाने की राशि कितना? 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपए टीपू को देना था। मतलब ऐसा नहीं कि अंग्रेज टीपू सुल्तान को देंगे, टीपू सुल्तान अंग्रेजों को देगा कि उसे युद्ध का दोषी माना गया और उसके ऊपर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना थोप दिया गया। हर्जाना, जुर्माना भी नहीं बोल सकते, हर्जाना, कि भाई अंग्रेजों की सेना वहां रही, ये हुआ वो हुआ, इतने अस्त्र शस्त्र हुए, मराठे को इतना देना पड़ा, तो 3 करोड़ रुपए टीपू सुल्तान किसको देगा? अंग्रेजों को देगा। हर्जाना न देने के एवज में उसके 2 पुत्रों को बंधक बनाकर रखा गया। हर्जाना न देने के एवज में उसके 2 पुत्रों को बंधक बनाकर रखा गया। बंधक बनाकर रखा गया। उसके 2 पुत्रों को बंधक बनाकर रखा गया। और क्या हुआ? युद्ध में जो विजित प्रदेश थे, टीपू सुल्तान से जो प्रदेश जीते थे, उसका 3 भागों में बंटवारा कर दिया। युद्ध में विजित प्रदेशों का 3 भागों में बंटवारा। युद्ध में विजित प्रदेशों का 3 भागों में बंटवारा। 3 भागों में बंटवारा। तो अब देखेंगे मराठों को क्या मिला। तो इसमें मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग, तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग, एकदम बेकार, उबड़ खाबड़, जो कोई काम का नहीं है। तुंगभद्रा नदी के ऊपर का भाग, कुड़प्पा क्षेत्र, कुड़प्पा क्षेत्र, ये किसको मिला? मराठा को मिला। ये क्वेश्चन बनता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि की शर्तें लिखिए। 5 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, प्री में भी पूछ सकते हैं। तो मराठों को क्या मिला? तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग, कुड़प्पा क्षेत्र, कुड़प्पा क्षेत्र।
अब निजाम को क्या मिलेगा? जो निजाम से संबंधित पेन्नार तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग, पेन्नार तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग। जाओ खेतीबाड़ी करते रहो, बहते रहो नदी में, बाढ़ का सामना करते रहो, मुआवजा देते रहो। ये किसको दे दिया? निजाम को। पेन्नार तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग। अब अंग्रेजों को क्या मिला? 12 महल। 12 महल लोह उत्पादक क्षेत्र। 12 महल। डिंडीगुल, डिंडीगुल, मालाबार, मालाबार आदि ये किसको मिला? अंग्रेजों को मिल गया। ये अंग्रेजों को मिल गया। तो ये शर्तें थी 3। युद्ध के हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए टीपू सुल्तान के ऊपर थोपा गया, और वो हर्जाना नहीं दे पाता है तो उसके 2 पुत्रों को बंधक बनाकर रखा गया, जब तक हर्जाना नहीं देंगे तब तक। ठीक। और जो विजित प्रदेश थे उसे 3 भागों में बांट दिया। मराठों को क्या दिया? तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग, कुड़प्पा क्षेत्र। निजाम को मिला पेन्नार तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग, और अंग्रेजों को क्या मिला? 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार। बड़ा खुश हुआ कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बड़ा अच्छा कथन है इनका, एक लॉर्ड कॉर्नवालिस। एग्जाम में बन सकता है, अभी तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है पीएससी। लॉर्ड कॉर्नवालिस का एक कथन, योगेश जी को याद? पूर्व का राज हमारे कब्जे में। हाँ, पूर्व का राज हमारे कब्जे में। हमारे कब्जे में नहीं, ना किसी से दोस्ती की, ना किसी से दुश्मनी। हाँ फिर भी बुरा। हाँ, शांतनु जी। गुड, बहुत शानदार। लिखा हुआ है, याद है? चलो बहुत बढ़िया। उसने बोला हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु बना दिया, नस्तो नाबूद कर दिया, नस्तो नाबूद कर दिया। अब मित्र कौन थे? मराठे और निजाम। इसको तो कुछ दिया नहीं उन्होंने, दे दिया ऐसे काम चला, और शत्रु को क्या कर दिया? पूरा पंगु बना दिया, उसको मिटा भी दिया। ये किसने बोला था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखना है, जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तब बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की ओर जाएंगे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और इसके लिए हमें सिर्फ एक ही सन याद करना है, 1799। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। इस कॉर्नवालिस का कथन क्या था? हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने दुश्मन को पंगु बना दिया, नष्ट नाबूद कर दिया। क्लियर है एकदम? अब हम बात करेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। कब की घटना है ये? 1799। 1799 लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। ये क्वेश्चन याद रखना, वो किसके समय में हुआ था? कॉर्नवालिस। और अब कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के शासन काल। लॉर्ड वेलेस्ली के शासन काल में, लॉर्ड वेलेस्ली के शासन काल में टीपू ने अंतरराष्ट्रीय सहायता के प्रयास किए। और किससे संपर्क किया उसने? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन से उसने संपर्क किया, नेपोलियन से संपर्क किया। टीपू सुल्तान ने
अंतरराष्ट्रीय सहायता के लिए नेपोलियन से संपर्क किया। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा किससे संधि, निजाम और मराठों से समान शर्तों पर संधि। क्या होगी दीक्षा, समान शर्तें दोनों के लिए इक्वल्स ना, जैसे पहले युद्ध में तृतीय में हुआ था कि बराबर बंटवारा करेंगे, वैसे बोला कि जो भी विजित प्रदेश होंगे बराबर बांट लेंगे तीनों के बीच में। तो यही शर्तों के साथ में उनका सहयोग भी इन्होंने लिया, 4 मई 1799, 4 मई 1799 तारीख याद करना है, भारतीय इतिहास की बड़ी तारीख। एक उच्च कोटि के विद्वान व्यक्ति का, एक जागरूक व्यक्ति का इस दिन जो है देहांत हुआ है। तो क्या बताया, 4 मई 1799 टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, युद्ध समाप्त। अब ये किसको देंगे, जैसे मराठों का देखा था अपन ने 1818 में, शिवाजी के वंशज, क्या नाम था उनका, प्रताप सिंह को मराठों का छत्रपति बना दिया था उसने, ठीक। ऐसे यहां पर देखे, यहां पर अब टीपू सुल्तान का वंश खत्म, दोनों बच्चे खत्म उसके, टीपू सुल्तान में खत्म। तो अब क्या, मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी, हैदर अली ने, और किससे की थी, वाडियार वंश से। तो वाडियार वंश के ही एक शासक को उन्होंने वहां का शासक नियुक्त किया। क्यों बनाते थे ये शासक, इनको जरूरत क्यों पड़ जाती थी, नाम मात्र के लिए, ताकि ये जो है लगान वगैरह वसूल करते रहे और हमारी झोली भरते रहे। क्योंकि अंग्रेज संख्या में इतने अधिक नहीं थे कि प्रत्यक्ष रूप से कहीं पर शासन कर सके। तो हिसाब किताब लेने वाला तो कोई चाहिए, ये इससे हम हिसाब ले लेंगे, कहां वसूल करने के लिए जाएं, ये वसूल करके रखेगा और हम इससे छीन के ले आएंगे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने वाडियार वंश के कृष्णराज तृतीय को मैसूर की गद्दी पर बैठाला और उसे सहायक संधि कर अपने अधीन कर लिया। हमने देखा कि लॉर्ड वेलेस्ली जो है अपनी सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध था। उसने सबसे पहले 1798 में किससे, हैदराबाद के निजाम से सहायक संधि की थी। फिर 1799 में मैसूर से, वाडियार वंश के शासक कृष्ण तृतीय से, और 1801 में शहादत खान से, शहादत खान मतलब अवध के नवाब, शहादत खान से उसने सहायक संधि की। और 1802 में बाजीराव द्वितीय से, मराठों से उसने सहायक संधि की थी। तो इस तरीके से उसने सहायक संधि के माध्यम से पूरे दक्षिण भारत को अपने अधीन कर लिया। और फिर बड़े गर्व से बोलता है वो, जो कुछ देर पहले योगेश जी ने बोला था, अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में होगा। ये किसका कथन है, लॉर्ड वेलेस्ली का। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या बोला कि अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में होगा। याद रखना है, कार्नवालिस का कौन सा कथन था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के
पश्चात, और लॉर्ड वेलेस्ली का क्या कथन था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात क्या बोला? अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में होगा। तो इस तरीके से हमने जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और टीपू सुल्तान को पढ़ा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली को पढ़ा, और ये जो हमारा मैसूर राज्य वाला जो पार्ट है ये हमारा समाप्त होता है। अगला जो वीडियो होगा वो होगा पंजाब प्रांत से, पंजाब प्रांत और रंजीत सिंह राजा, महाराजा रंजीत सिंह, शेर ए पंजाब। एक एक छोटी छोटी बात हम इसके विषय में पढ़ेंगे, तो देखना ना भूले। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अगला वीडियो जो है सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।